गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सब ने ऑसिलेशंस के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ लिया, फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन भी समझ लिया। दोस्तों हम नेचुरल ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन की बात करते हैं। दोस्तों आपने पेंडुलम लिया, वो अभी इक्विलिब्रियम स्टेज में है और मैं उसको थोड़ा धक्का मार के छोड़ दूं तो ये जो ऑसिलेशन होने वाला है उसको मैं फ्री ऑसिलेशन या फिर नेचुरल ऑसिलेशन बोलूंगा। इसका मतलब दोस्तों अगर उसको डिफाइन करते हैं, व्हेन एन ऑसिलेटर इज स्लाइटली डिस्टर्ब, ऐसा नहीं कि उसको खींच दिया और छोड़ दो, ऐसा नहीं, स्लाइटली डिस्टर्ब है ना, एंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड। अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम उसको स्लाइटली डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं तो वो जो ऑसिलेशन होंगे उसे हम नेचुरल ऑसिलेशन बोलेंगे, फ्री ऑसिलेशन बोलेंगे। दूसरी दोस्तों हम रियल लाइफ में जी रहे हैं, हमको पता है, और मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप अगर एक झूले पे झूल रहे हो है ना, तो थोड़ी देर बाद आपको रियल लाइफ में पता है रियल लाइफ में क्या हो रहा है, आप झूल रहे हो तो थोड़ी देर बाद उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा एंड लास्ट में वो स्टॉप हो जाएगा। आपको वही झूला चालू रखना है, तो क्या करोगे? सर ऐसा होगा कि वो झूला चालू रखना है तो पीछे से हमारा दोस्त या हमारा भाई आके हमें धक्का मारेगा और हमारा झूला चलता रहेगा, या फिर हम पांव से उसको ऐसे लात मारेंगे है ना और हम लोग ऐसे झूलते रहेंगे। इसका मतलब दोस्तों कि आप क्या कर रहे हो, उसको आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, जिसके कारण वो झूला अपनी मोशन चालू रखेगा। एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो जिसके कारण वो झूला अपनी मोशन चालू रखेगा। इसे हम बोलते हैं ड्रिवन ऑसिलेशंस या फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन। द ऑसिलेशंस executed by a system under the influence of some external forces। थोड़े बहुत एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसे हम ड्रिवन ऑसिलेशंस बोलेंगे। सर ये जो फोर्स है उसका फॉर्मूला F0 cos ओमेगा t। सर इसका मतलब आपको फिर से वो पुरानी सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, तो मैं कोई बात नहीं, अच्छे से याद करवा दो। F इज इक्वल टू दोस्तों F1 प्लस F2 और ये नया आया हमारा F3। याद करो दोस्तों, टोटल फोर्स का फॉर्मूला आप सब जानते हो, F इज इक्वल टू वन। फिर हमने रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बोला था, यानी हमारा F1 अगर भूल गए तो लिखता हूं F1 इज इक्वल टू माइनस K1। रेजिस्टिविटी वाला फोर्स था वो माइनस PV, याद होगा वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकते हो, dy बाई dt, यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेशन। और अभी जो आपको बोला वो फोर्स मिला F3 इज इक्वल टू F0 cos ओमेगा t। दोस्तों आपको डेरिवेटिव इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में y के फॉर्मूले में लाना है, तो सबको एक साइड ले जाओ और शांति से उसको कैलकुलेट करो। बोलो ये ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। ये सारे टर्म को मैं इस साइड ला दूं तो प्लस वीवी प्लस के वाई माइनस F0 cos ओमेगा t इज इक्वल टू 0। सारे टर्म y में चाहिए, सो मेरा फॉर्मूला है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी टी प्लस के वाई माइनस F0 cos ओमेगा t इज इक्वल टू 0। दोस्तों मेरे पास बेहतरीन इक्वेशन आ गया जो हमारा डेरिवेटिव इक्वेशन हो गया। आप सब जानते हो ऐसा कोई भी इक्वेशन मिले उसके हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा डैश t प्लस। और यहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो बेहतरीन फॉर्मूला है, प्लीज नोट डाउन। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला एक्सटर्नल फोर्स अंडर रूट यहां पे एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर। सर ये ओमेगा डी का मतलब क्या? ये जो आप एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी देने वाले हैं वो ओमेगा का मतलब क्या, वो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब
इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन आ गया तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज है। आप सब जानते हो कि b की वैल्यू वो बहुत ही छोटी है इसके कंपैरिजन में। अगर ये वैल्यू बहुत ही छोटा होगा, आप सब जानते हो b की वैल्यू बहुत छोटी होती है और उसका भी स्क्वायर, यानी अगर वो बहुत ही छोटी होगी तो इसके रेफरेंस में निकल जाएगी। सो ए का फॉर्मूला एफ नॉट अंडर रूट एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, स्क्वायर निकल जाएगा। सो एफ नॉट एम अच्छे से लिखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये पहली कंडीशन, ओमेगा नॉट बोल सकते हो या ओमेगा डी बोल सकते हो। दूसरी कंडीशन, अगर ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डी हो गया, इसका मतलब ये टर्म निकल जाएगा, ये टर्म निकल जाएगा। सो ए इज इक्वल टू एफ नॉट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू एफ नॉट बी ओमेगा डी। दोस्तों यहीं से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया कि ऐसा होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डी हो जाएगा। इसका मतलब आपकी जो नेचुरल एंगुलर वेलोसिटी है और वो एक्सटर्नल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, तब आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनाना है तो इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके डेफिनेशन बनी। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? द फिनोमेनन ऑफ इंक्रीज द एम्पलीट्यूड when driven forces is closer to the natural forces। यानी जो ड्रिवन फोर्सेस की ओमेगा है और नेचुरल फोर्सेस की ओमेगा है, दोनों इक्वल हो जाएगी, तब ये रेजोनेंस हो जाएगा। दोस्तों इसके भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं। एक हमारे सोल्जर वाला एग्जांपल, आपको पता है कि सोल्जर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक पोजीशन होती है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अगर वो लकड़े का पुल है, लकड़े का ब्रिज है और एक साथ सबने लेफ्ट किया तो आप समझ सकते हो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो पुल टूट सकता है, वो ब्रिज टूट सकता है। दूसरी बात दोस्तों, अर्थक्वेक के टाइम बहुत ही छोटी बिल्डिंग, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग, दोनों को इफेक्ट कम होगी, जबकि जो मीडियम रेंज वाली है उसको इफेक्ट ज्यादा होगी, क्योंकि उसका ऑसिलेशन ज्यादा है, उनका वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा टूट सकती है। दोस्तों ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हमने फोर्स ड्रिवन या फिर उसके हिसाब से समझाया, बहुत ध्यान से देखना, पक्का करना और इसको 2 बार अच्छे से लिख देना।